बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासित। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एम्यूनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। चाइना के तियानजिन शहर पर दुनिया की नजरें। 20 से ज्यादा आलमी लीडर शंघाई कोऑपरेशन समिट के लिए जमा। UN चीफ ने कहा बीजिंग आलमी निजाम की सूरतगरी करे। अमेरिका के साथ तल्खियों के बीच मोदी SCO समिट के लिए तियानजिन पहुंचे। कहा जी और पुतिन से मुलाकात का मुंतजर हूं। गाजा सिटी और अज़-ज़ैतून में फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों के ज़बरदस्त हमले। इसराइली फ़ौज को भारी नुकसान। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने कहा कब्ज़े की कोशिश महंगी पड़ेगी। इसराइली फ़ौज ने की गाजा सिटी में ऑपरेशन की मुखालिफत। कहा हुकूमत होस्टेजेस की ज़िंदगियों से खिलवाड़ न करे, डील कबूल कर ले। गाजा में 35 फ़लस्तीनी जाँ बहक। यमन और मोरक्को में हज़ारों लोग नस्ल कुशी के खिलाफ सड़कों पर निकल पड़े। फौरी जंग बंदी का मुतालबा। इसराइल पर पाबंदियों के बारे में यूरोपीय मुल्कों की राय बटी। जर्मनी और हंगरी यूरोपीय मुल्क के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहते। महमूद अब्बास को जनरल असम्बली में शिरकत से रोक दिया गया। अमेरिका ने वीज़े बर्खास्त कर दिए। अमन कोशिशों को कमज़ोर करने का इल्ज़ाम। गाजा नस्ल कुशी को रोकने में नाकामी पर ग्रेटा थनबर्ग ने की इंटरनेशनल कम्युनिटी पर तनकीद। कहा फ़लस्तीनियों की तकलीफ़ों को नज़रअंदाज करते हुए सच्चा इंसाफ नहीं किया जा सकता। अमरीकी अदालत ने टैरिफ के ज़्यादातर फैसलों को गैर कानूनी करार दिया। ट्रंप हुकूमत को लगा धक्का। सदर ने कहा अदालत जानिबदार है। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इसराइल पर पाबंदियां लगाई जाएं या नहीं, इस सवाल पर यूरोपीय मुल्क बटे हुए हैं। यूरोपीय मुल्कों की एक मीटिंग डेनमार्क के दारुलहुकूमत कोपेनहेगन में हो रही है, जिसमें इस बारे में गौर किया जा रहा है कि गाजा में नस्ल कुशी पर इसराइल के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। यूरोपीय यूनियन के 27 रुकन मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स डेनमार्क के दारुलहुकूमत में जमा हैं और उन्होंने इसराइल के स्टार्टअप्स के लिए यूरोपीय यूनियन की फंडिंग रोकने पर भी गौर किया। अब तक इस मसले पर एक राय नहीं बन सकी। एक तरफ स्पेन और आयरलैंड जैसे मुल्क हैं जो फ़लस्तीनियों पर हमले रोकने के लिए इसराइल पर दबाव डालना चाहते हैं। दूसरी तरफ जर्मनी और हंगरी जैसे मुल्कों का रवैया नरम है, जो चाहते हैं कि इसराइल के खिलाफ हल्की कार्रवाई की जाए या कोई कार्रवाई ही ना की जाए। स्पेन के वज़ीर ख़ारजा जोस मैनुअल ने मीटिंग के मौके पर कहा कि यूरोपीय यूनियन इसराइल के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। मेज़बान डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा लॉर्ड्स रास्म्यूसन ने कहा कि हम गाज़ा में एक इंसानी सानहे को देख रहे हैं। इसराइल को अपनी रविश बदलनी चाहिए। हमें मुश्तरका बातों पर एक होना चाहिए। डेनमार्क इसराइल के साथ तिजारती ताल्लुकात तोड़ने के लिए तैयार है। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी केजा कैलास ने कहा कि उन्हें इस मीटिंग से ज़्यादा उम्मीद नहीं है और कोई सख्त फैसले नहीं लिए जाएंगे। मीटिंग से ये पैगाम जा रहा है कि हम बटे हुए हैं। हालिया अरसे में यूरोप की कई हुकूमतों ने इसराइल को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कई मुल्कों ने फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान किया। फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा जेन नोएल बैरट ने कहा कि अगले महीने UN जनरल असम्बली में शिरकत से किसी को रोकना नहीं चाहिए। फ्रांस, नीदरलैंड, स्पेन और आयरलैंड जैसे मुल्कों ने इस तजवीज़ की तायद की है और कहा है कि यूरोपीय यूनियन की रिसर्च फंडिंग तक इसराइल की रसाई को रोकना चाहिए, लेकिन जर्मनी और इटली जैसे मुल्कों ने इसकी तायद नहीं की। यूरोपीय फॉरेन मिनिस्टर्स यूक्रेन के मसले पर भी गौर कर रहे हैं।
फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास को अगले महीने यूएन जनरल असम्बली में शिरकत से रोक दिया गया है। महमूद अब्बास और 80 दूसरे फलस्तीनी ओहदेदारों के वीज़े कैंसिल कर दिए गए। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने यह बात कही। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने उन पर अमन कोशिशों को कमज़ोर करने का इल्ज़ाम लगाया। इसराइल ने इस फैसले की तायीद की है। ये पाबंदी एक ऐसे वक्त लगाई गई है जब फ्रांस की क़यादत में कई मुल्क इस यूएन जनरल असम्बली सेशन में फ़लस्तीन को तस्लीम कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत इसकी मुखालिफत कर रही है। यूनाइटेड नेशंस में फ़लस्तीन के सफ़ीर रियाद मंसूर ने इससे पहले कहा कि महमूद अब्बास फ़लस्तीनी डेलीगेशन के लीडर की हैसियत से जनरल असम्बली में शिरकत करेंगे। इसराइल के वज़ीर ख़ारजा गिडोन सार ने स्टेट डिपार्टमेंट के इस फैसले की तायीद की। हमास कई बरसों से गाज़ा पट्टी का इंतज़ाम चला रही है, जबकि महमूद अब्बास की फ़तह तहरीक मगरबी किनारे की इंचार्ज है। स्वीडन की माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग ने गाज़ा नस्ल कुशी रोकने में नाकामी के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी पर तनकीद की है और कहा है कि जब तक फ़लस्तीनियों की तकलीफ़ों को नज़रअंदाज किया जाएगा सच्चा इंसाफ नहीं हो सकेगा। एक मीडिया इंटरव्यू में ग्रेटा थनबर्ग ने कहा कि गाज़ा और फ़लस्तीन के बारे में उनकी कोशिशों से माहौलियात के हवाले से उनका काम मुतासर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर आपको माहौलियात की फ़िक्र है तो इंसानियत की भी फ़िक्र होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनियों के हुकूक़ की हिफाजत का ताल्लुक़ उनकी इंसानियत, अक़ल और बुनियादी क़दरों से है। और उन्होंने कहा कि हम माहौलियाती बहरान की फ़िक्र करते हैं, इंसानों की तकलीफ़ों और उन पर जुल्म को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा कि अगर आपको गाज़ा क़त्ल-ए-आम की तस्वीरें काम करने के लिए नहीं उकसाती हैं तो आपसे कैसे उम्मीद रखी जा सकती है कि दुनिया माहौलियात की हिफाजत के लिए कुछ करेगी। ग्रेटा थनबर्ग ने हाल ही में गाज़ा की नाकाबंदी तोड़ते हुए वहाँ के फ़लस्तीनियों को मदद पहुँचाने की कोशिश की थी। इसराइल गाज़ा में अपने नए ऑपरेशन से पहले इंसानी मदद रोकेगा या उसे महदूद कर देगा। एक ओहदेदार के हवाले से ये बात कही गई। इसराइल ने जुमे को गाज़ा सिटी को लड़ाई का जोन करार दिया था और कहा था कि यह हमास का गढ़ है और 23 महीनों से कई धावों के बावजूद वहाँ सुरंगों का एक जाल अब भी बिछा हुआ है। इसराइल ने हफ्ते को गाज़ा के कई मकामात पर बमबारी की। फ़लस्तीनी ओहदेदारों ने बताया कि हफ्ते को दोपहर तक कम से कम 35 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जिसमें मदद हासिल करने के लिए जमा फ़लस्तीनी भी शामिल है। गाज़ा सिटी और जैतून में इसराइली फ़ौज और फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों के दरमियान सख्त लड़ाई की खबरें मिल रही हैं। इसराइली मीडिया में कहा गया कि कम से कम 3 जगह शदीद लड़ाई हुई। इसराइली मीडिया में कहा गया कि फ़ौज की नहाल ब्रिगेड पर फ़लस्तीनियों के हमले में बाज़ फ़ौजी ज़ख्मी हुए। बताया गया कि 11 सिपाहियों की हालत नाजुक है और 4 लापता हैं। यह भी कहा गया कि ऐसा हो सकता है कि इन सिपाहियों को फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों ने पकड़ लिया होगा। ये 3 बड़े हमले खान यूनिस, अज़-ज़ैतून और अस-सबरा इलाक़ों में किए गए। तीनों जगह मुज़ाहमतकारों और इसराइली सिपाहियों में आमने सामने की लड़ाई हुई। अज़-ज़ैतून की लड़ाई को 7 अक्टूबर 2023 के बाद से सबसे शदीद लड़ाई करार दिया गया। बाज़ खबरों में कहा गया कि इस लड़ाई में कम से कम एक इसराइली फ़ौजी हलाक भी हुआ। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि इसराइल को अपने फ़ौजियों से हाथ धोना पड़ सकता है। अल-क़स्साम के तर्जुमान अबू उबैदा ने कहा कि अगर इसराइल गाज़ा सिटी पर कब्ज़े के मंसूबे को आगे बढ़ाएगा तो इसराइल के मज़ीद सिपाहियों को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। अबू उबैदा ने वार्निंग दी कि गाज़ा पर कब्ज़े की मनसूबाबंदी करने वाले इसराइल के लिए सानहे की वजह बनेंगे। उन्होंने कहा कि अल-क़स्साम के मुजाहिदीन आज़ादी पूरी तरह से तैयार हैं, उनके हौसले बुलंद हैं और वो काबिल सिपाहियों को सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू और उसके नाज़ी वज़ीरों और दूसरे जंगी मुजरिमों ने जानबूझकर फैसला किया कि जिंदा कैदियों की तादाद को घटाया जाए। इसराइली फ़ौज के जनरल्स ने हुकूमत से कहा है कि वो गाज़ा सिटी में ऑपरेशन के ज़रिए होस्टेजेस की ज़िंदगियों से खिलवाड़ न करे और उस डील को कबूल करे जिस पर बातचीत हो रही है। फ़लस्तीनी रेफ्यूजियों के लिए काम करने वाली तंजीम उनरवा ने कहा है कि इसराइल को फौरी तौर पर गाज़ा के ख़िलाफ़ लगाई गई पाबंदियाँ ख़त्म करनी चाहिए। उनरवा ने एक बयान में कहा कि इजिप्ट और जॉर्डन में हमारे गोदाम भरे हुए हैं। ये सामान ज़रूरतमंदों तक पहुँचाने के लिए ज़रूरी है कि इसराइल सड़कों के ज़रिए मदद पहुँचाने पर पाबंदियाँ हटाए। यमन, मोरक्को और बाज़ दूसरे मुल्कों में हज़ारों लोगों ने सड़कों पर निकलते हुए गाज़ा में भुखमरी और नस्ल कशी को फौरी ख़त्म करने का मुतालबा किया। यमन के दारुल हुकूमत सना, ताइज़ और दूसरे शहरों में बड़े पैमाने पर जुमे की नमाज के बाद मुजाहरे किए गए। मोरक्को में कई शहरों में जुमे की नमाज के बाद लोग सड़कों पर निकल आए। उनके हाथों में बैनर्स थे जिन पर लिखा था कि नस्ल कुशी रोकी जाए, मोरक्को को गाज़ा पर फ़ख्र है, मोरक्को से लेकर फ़लस्तीन तक सब एक हैं। एहतजाजियों के हाथों में शहीद फ़लस्तीनियों की तस्वीरें भी थीं। जारी इंटरनेशनल न्यूज़ के सिलसिले को
یوکرین کے ایک سیاستدان کو لیو شہر میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ عہدیداروں کو اینڈری پیروبی کے قاتلوں کی تلاش ہے۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا کہ رکن پارلیمنٹ کو سفاکی سے قتل کیا گیا۔ وہ یوکرین کی نیشنل سیکیورٹی کونسل میں شامل رہ چکے ہیں۔ یہ ہلاکت ایک ایسے وقت ہوئی جب یوکرین میں رشیا کے حملے تیز ہو گئے ہیں۔ امریکہ کی ایک اپیلز کورٹ نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ٹیرف کے بارے میں کیے گئے زیادہ تر فیصلے غیر قانونی ہیں۔ اس طرح ایک قانونی لڑائی شروع ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ٹرمپ کی خارجہ پالیسی کا ایجنڈا متاثر ہو سکتا ہے۔ امریکہ کی اپیلز کورٹ نے 7-4 کے اکثریتی فیصلے میں کہا کہ ٹیرف قانون کے مطابق غلط ہے، لیکن اس فیصلے کو 14 اکتوبر تک روک دیا گیا ہے۔ ٹرمپ حکومت کو اس معاملے پر سپریم کورٹ جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ ٹرمپ نے اپیلز کورٹ کے فیصلے پر تنقید کی اور کہا کہ اس سے امریکہ تباہ ہو جائے گا۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ آج اپیلز کورٹ نے ایک غلط اور طرفدارانہ فیصلہ دیا ہے اور کہا ہے کہ ٹیرف ہٹانا چاہیے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آخر میں امریکہ ہی جیتے گا۔ ٹرمپ نے ٹیرف کا بچاؤ کیا۔ اس ٹیرف سے انڈیا بھی متاثر ہوا ہے اور انڈیا کے سامان پر 50% ٹیکس لگایا گیا ہے۔ چائنا کے شہر تیانجن پر پوری دنیا کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں، جہاں پر SCO سمٹ میں شرکت کے لیے کئی عالمی لیڈرز جمع ہوئے ہیں۔ بندرگاہی شہر میں چہارشنبے سے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی چوٹی کانفرنس شروع ہوگی، جس کی میزبانی چائنا کے صدر زی جن پنگ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن ان لیڈرز میں شامل ہیں جو اس سمٹ میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہ سمٹ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب امریکہ نے رشیا کے ساتھ تیل خریدنے پر انڈیا پر جرمانے کے طور پر 50% ٹیرف لگا دیا ہے۔ یہ 2018 کے بعد سے وزیر اعظم مودی کا پہلا دورہ ہے۔ امریکہ کی طرف سے انڈیا کے سامان پر 50% ٹیرف لگائے جانے کے بعد انڈیا چائنا اور رشیا کے قریب ہو رہا ہے۔ اس نقطہ نظر سے یہ میٹنگ کافی اہم ہے اور یہاں سے جیو پولیٹکس بدل سکتی ہے۔ 20 سے زیادہ لیڈرز اس میٹنگ میں حصہ لے رہے ہیں، جن میں ایران کے صدر مسعود پزشکیان، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشنکو، قازقستان کے صدر قاسم جمرات، ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف، کرغزستان کے صدر سبیر جاکروف اور تاجکستان کے صدر امام علی رحمانوف شامل ہیں۔ SCO 2001 میں بنایا گیا تھا۔ چائنا، رشیا، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان اس کے فاؤنڈر ممبرز ہیں۔ آہستہ آہستہ SCO کے ارکان کی تعداد بڑھائی گئی۔ یہ گروپ ایک ایسی دنیا بنانا چاہتا ہے جس میں ایک طاقت کا غلبہ نہ ہو۔ وزیر اعظم نریندر مودی چائنا کے شہر تیانجن میں بہت مصروف وقت گزار رہے ہیں۔ ان کا وہاں پر گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔ مودی نے اس موقع پر کہا کہ وہ الگ الگ ملکوں کے لیڈرز کے ساتھ ملاقات کے منتظر ہیں، اور انہوں نے کہا کہ وہ خاص طور پر چائنا اور رشیا کے پریزیڈنٹس زی جن پنگ اور ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ملاقات کے منتظر ہیں۔ انڈیا 2017 سے SCO کا رکن ہے۔ افغانستان اور منگولیا SCO کے آبزرور اسٹیٹس ہیں اور 14 ملک ڈائیلاگ پارٹنرز ہیں، جن میں کویت، ترکی، آذربائیجان، آرمینیا، کمبوڈیا، نیپال، سری لنکا، سعودی عرب، ایجپٹ، قطر، بحرین، مالدیپ، میانمار اور UAE شامل ہے۔ مودی کی زی سے ملاقات اتوار کو ہوگی۔ SCO میٹنگ کے موقع پر UN چیف اینٹونیو گوٹریز نے ایک اہم بیان دیا ہے اور چائنا سے کہا ہے کہ وہ عالمی نظام کی صورت گری کرے۔ گوٹریز نے کہا کہ چائنا ہمیشہ یونائیٹڈ نیشنز کا ایک قابل بھروسہ پارٹنر رہے گا، اور انہوں نے کہا کہ ایک ایسے وقت جب کثیر رخی نظام یا ملٹی لیٹرلزم کو چیلنج کیا جا رہا ہے، چائنا کی مدد بہت ضروری ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ چائنا دنیا کے استحکام اور یقینی حالات یا سرٹینٹی کے لیے ایک قابل بھروسہ پارٹنر ہے اور رہے گا۔ گوٹریز بھی اس سمٹ میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس سے پہلے مودی نے جاپان کا دورہ کیا اور انہوں نے جاپان کے وزیر اعظم کے ساتھ بلٹ ٹرین میں سفر کیا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ چائنا کے تیانجن شہر پر دنیا کی نظریں، 20 سے زیادہ عالمی لیڈر شنگھائی کوآپریشن سمٹ کے لیے جمع۔ UN چیف نے کہا بیجنگ عالمی نظام کی صورت گری کرے۔ امریکہ کے ساتھ تلخیوں کے بیچ مودی SCO سمٹ کے لیے تیانجن پہنچے، کہا زی اور پوٹن سے ملاقات کا منتظر ہوں۔ غزہ سٹی اور الزیتون میں فلسطینی مزاحمت کاروں کے زبردست حملے، اسرائیلی فوج کو بھاری نقصان۔ القسام بریگیڈ نے کہا قبضے کی کوشش مہنگی پڑے گی۔ اسرائیلی فوج نے کی غزہ سٹی میں آپریشن کی مخالفت، کہا حکومت ہوسٹیجز کی زندگیوں سے کھلواڑ نہ کرے، ڈیل قبول کر لے۔
غازہ میں 35 فلسطینی جاں بحق، یمن اور موراکو میں ہزاروں لوگ نسل کشی کے خلاف سڑکوں پر نکل پڑے، فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ اسرائیل پر پابندیوں کے بارے میں یورپی ملکوں کی رائے بٹی، جرمنی اور ہنگری یورپی ملک کے خلاف کارروائی نہیں چاہتے۔ محمود عباس کو جنرل اسمبلی میں شرکت سے روک دیا گیا، امریکہ نے ویزے برخاست کر دیے، امن کوششوں کو کمزور کرنے کا الزام۔ غازہ نسل کشی کو روکنے میں ناکامی پر گریٹا تھنبرگ نے کی انٹرنیشنل کمیونٹی پر تنقید، کہا فلسطینیوں کی تکلیفوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سچا انصاف نہیں کیا جا سکتا۔ امریکی عدالت نے ٹیرف کے زیادہ تر فیصلوں کو غیر قانونی قرار دیا، ٹرمپ حکومت کو لگا دھکا، صدر نے کہا عدالت جانبدار ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔